अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लेकिन हम इस टॉपिक को इतना लिख लेंगे कि अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो हम उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, डेफिनेशन, इसका यूनिट क्या है, एक आधी एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल के बाद जो मेन चीज़ है वह है इसके डिपेंडेंस। बॉन्ड एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। डिपेंड के बाद हमारे पास लास्ट में चीज़ आएगी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के बाद ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। तो हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन कि बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, अच्छा यहाँ देखो, अगर दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान में बॉन्ड, बेसिकली बॉन्ड होता है क्या, जब दो एटम आपस में जुड़ जाएं तो कहते हैं इसके दरमियान में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम को आपस में जोड़े रखती है वो बॉन्ड है। मैंने इन दोनों एटम को तोड़ना है, अलग अलग करना है। इस एटम को अलग अलग करना है और इसको भी अलग कर देना है। अब इस अमल के दौरान जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास कोई शय मौजूद है, उसके अंदर जितने भी बॉन्ड मौजूद हैं उन सब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी का नाम दिया जाता है। सही, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत पड़ती है, विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत पड़ती है, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, ऑल द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ऑल द बॉन्ड्स ऑफ वन मोल ऑफ सेम सब्सटेंस, किसी भी शय के एक मोल में, वन मोल ऑफ अ सेम सब्सटेंस, एक ही शय के एक मोल के अंदर जितने भी बॉन्ड आते हैं उन सब बॉन्डों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूनिट की। हेडिंग दे दो, यूनिट। याद रखिएगा एनर्जी जहां पे भी है उसका यूनिट किलो जूल पर मोल ही होता है। द यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी, सारी की सारी एनर्जीज पढ़ी हैं, और हर जगह पे जो बॉन्ड एनर्जी का यूनिट आया वो क्या है हमारे पास, किलो जूल पर मोल। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, द यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, द यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का जो यूनिट है वो है किलो जूल पर मोल। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे लिखेंगे, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में ये वाली एग्जाम्पल हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी है। बच्चे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर मैं तोड़ के हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करता हूं तो यहां पे अगर इस तरह लिखना चाहते हो तो इस तरह कर लो, नहीं तो एक और भी तरीका है, आप डायरेक्ट लिख दो, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज, इस तरह ज्यादा अच्छा रहेगा। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी होती है, हाइड्रोजन इज 436 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 436 किलो जूल पर मोल होती है। ये हमारे पास आ गई एग्जांपल। और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 240 किलो जूल पर मोल होती है, ये भी लिख रहे हैं बेशक। बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी होती है इज 240 किलो जूल पर मोल, और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 240 किलो जूल पर मोल होती है। ये दो आगे एग्जाम्पल।
भाई यहाँ पे एक नोट बना के चीज़ लिखूंगा, ये बात वैसे हमने पहले की हुई है, दोबारा फिर यहाँ पे समझ लेते हैं। भाई दो चीज़ें हमने कहा अगर एटम को मिला के, मैं ये दो एटम है, इन दोनों के दरमियान में अगर बॉन्ड बनता है, क्या होता है, इन दोनों के दरमियान में अगर बॉन्ड बनता है तो इस वक्त कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हमारे पास बॉन्ड पहले से मौजूद है और दोनों एटम को आप कर दो अलग अलग, तोड़ दो, क्या कर दो, तोड़ दो, तो यहां पे हमेशा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। सही है, यहां पे एनर्जी क्या देनी, हमेशा आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये सिंपल, ये हालांकि ये वाली जो बात है आपकी काफ़ी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद इस बात के ऊपर है। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी निकलेगी, बॉन्ड तोड़ना है एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी नोट की फॉर्म में, टू ब्रेक बॉन्ड, टू ब्रेक बॉन्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी जज़ब होती है। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। जब बॉन्ड बनता है उस वक्त एनर्जी निकलती है। ये दो बातें खुसूसन याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है बच्चों, वो डिपेंडेंस है। बॉन्ड एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, डिपेंडेंस। में तीन फैक्टर है जिनके ऊपर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड ऑन, बॉन्ड एनर्जी इज डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स। ये चंद एक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। पहले नंबर में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम, डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड कितना मजबूत है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। और लास्ट वाली जो चीज है, जो लास्ट वाला फैक्टर है वह साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। एटम का साइज कैसा है, एटम का साइज बड़ा है छोटा है, इस चीज के ऊपर भी आपकी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड कर रही होती है। क्या कर रही होती है ना, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, ये तो होगी वो बातें जो हमने खुसूसन याद करनी है। यहाँ तक आप, मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा है वो यहाँ तक याद करेगा और लाजमी 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 याद करेगा। इसमें अगर और भी फैक्टर, ये तो आपकी बुक ने लिखे हुए हैं, और भी फैक्टर जो कि बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एनएसआर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर वो आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कम एनर्जी चाहिए, डबल है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अगर ट्रिपल है सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सही है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के दरम्यान में बॉन्ड कितने हैं, आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज गिवन एज, गिवन एज। अगर कार्बन कार्बन के दरम्यान बॉन्ड है ट्रिपल, कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल, उसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जितना मजबूत बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, उसको तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। सही है, तो कार्बन कार्बन के दरम्यान में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है सबसे ज्यादा एनर्जी, अगर कार्बन कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड आ जाता है तो उससे कम एनर्जी, और सबसे कम एनर्जी चाहिए सिंगल बॉन्ड के लिए। सबसे कम एनर्जी कहाँ पे चाहिए हमारे पास, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब इनको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या हमारे पास है, मैं इसके आगे डी लिख देता हूँ। डी का मतलब हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दो एटम के दरमियान में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क आता है,
हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क निकाल कैसे सकते हैं? देखो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ और कैसे फर्क निकालते चेक कीजिएगा। बेटा H और F, H और साथ में Cl, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, सही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 1.9। यहाँ पे आंसर आएगा 0.9। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों एटम के दरम्यान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है वो है ज्यादा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो भी स्ट्रॉन्गर होगा, और HCl के दरम्यान में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? वीकर होगा। ये था जी हमारे पास। इसका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड सिंपल सी बात है, बॉन्ड मजबूत होगा तो तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अगर बॉन्ड वीक होगा तो तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। साइज ऑफ एटम, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। साइज ऑफ एटम बेसिकली बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब क्या है? अगर एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, वो एटम आसानी से टूट जाएगा, अलग अलग कर लेंगे, सही है। तो ये थोड़ा सी बातें अलग याद रख लीजिएगा, वरना आप ये 3 नाम भी याद रख लोगे तो भी बहुत है। पास पेपर में कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछा जा चुका है कि डिफाइन बॉन्ड एनर्जी, गिव एग्जांपल। डिफाइन बॉन्ड एनर्जी, गिव द फैक्टर या नेम द फैक्टर ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड। वो डिपेंडेंस आएगी हमारे पास, किसके ऊपर? बॉन्ड एनर्जी डिपेंड कर रही होती है। अच्छा ये बातें हो गई। अब इसके बाद ना जो बाकी बातें हैं इसको समझिएगा, ये कहना क्या चाहता है। ये बेसिकली आप जो एक्सप्लेनेशन सारी की सारी करनी है ना, ये है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर दो एटम के दरम्यान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे? ज़रा गौर कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ये याद कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, सही है, इसकी इतनी बॉन्ड एनर्जी है, इसकी इतनी बॉन्ड एनर्जी है, सही है, तो इसको इस पर डिवाइड करो, फिर ये आएगा आंसर, उसको ऐड करो, ये वो, सही है। लेकिन कोशिश करेंगे इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। एक बच्चा कम से कम कैलकुलेटर निकाल के यहाँ पे बैठ जाएगा, जो भी मैं कहूँगा इसको डिवाइड करके बताएं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देने लगा हूँ, यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग दो, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करेंगे? विद द इंक्रीज ऑफ, विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क के बढ़ने से द बॉन्ड एनर्जी, द बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो इंक्रीज, इज आल्सो इंक्रीज्ड, ये भी बढ़ जाती है। विच कैन बी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, which can be explained with an example। जो हम एक एग्जाम्पल को लेके उसकी वजाहत कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बच्चे मैंने ना यहाँ पे HCl की, HCl किस तरह बनता है ना, इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे। आप HCl बनाने के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोजन को मिलाते हो, क्लोरीन को मिलाते हो, आपस में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है, सही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये वाली चीज़ बन गई। अब हमने एक करनी है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके हमारे पास बॉन्ड एनर्जी कितनी आती है, फिर हम देखेंगे एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी कितनी है, क्या दोनों में कोई फर्क आया, वो चीज़ चेक करनी है, सही है। तो यहाँ पर ना मैं बच्चे ये सिर्फ बात समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाली जो चीज़ अगर कोई याद कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता तो बेशक ना करे, लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिएगा। मैं एक टेबल बना के इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एक टेबल बनाते हैं, उसमें दो दो बातें सब में लिखनी है। यहाँ पे भाई यहाँ मैं लिखूंगा हाइड्रोजन, क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन। और यहाँ मैं लिखूंगा क्लोरीन। बात को समझिएगा। देखो मुझे HCl बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन लेना पड़ेगा H2 और साथ में क्या लेना पड़ेगा? क्लोरीन। पहले स्टेप में मैं हाइड्रोजन को अकेला करूंगा, दूसरे स्टेप में क्लोरीन को यहाँ से अकेला करूंगा, सही है। और यहाँ पे जो भी बॉन्ड एनर्जी दी जाती है वो मोल के हवाले से है। मोल में से एक एटम की निकालनी है, एक मॉलिक्यूल की निकालेंगे, फिर एक मॉलिक्यूल से एक एटम की निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे। चलें लेट्स सी क्या करते हैं। बॉन्ड एनर्जी
बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे ना हम बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे मॉलिक्यूल की, यहाँ पे लिखी हुई है हमने, इसके मॉलिक्यूल की किलो जूल पर मोल में बॉन्ड एनर्जी, मॉलिक्यूल की बजाय यहाँ मोल लिख लो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मोल, ये बेसिकली एक मोल की, देखो यहाँ पे लिखा किलो जूल पर मोल, एक मोल की बॉन्ड एनर्जी है। हाइड्रोजन की देखी जाए तो ये कितनी है 436 किलो जूल पर मोल, और ये क्या है हमारे पास 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप में भाई, नेक्स्ट स्टेप में हम एक मोल की नहीं चाहिए, एक मोल में आपको पता है कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। जब भी बात की जाए ना मोल की, तो याद रखिएगा उसमें इतने मॉलिक्यूल, एटम या पार्टिकल हो सकते हैं कितने, 6.02 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल होते हैं। ये बेसिकली हाइड्रोजन के H2 के इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी है। अब मैं अगर कहता हूं कि 12 लड़कों का 1 दर्जन, लड़कों के बजाय आप सेब की एग्जाम्पल ले, किलो की एग्जाम्पल ले, मैं कहता हूं जी सपोज करते हैं 12 केले या फिर 1 दर्जन केलों का जो वजन है वो 1000 ग्राम है। 1 केले का वजन कितना होगा? आप टोटल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 12 से। अब मैं कहता हूं 1 मोल की एनर्जी इतनी है, तो 1 मॉलिक्यूल कितनी होगी? 1 मोल में कितने होते हैं मॉलिक्यूल? इतने। सही है, तो यहां पे मैं अब हेडिंग दूंगा, ये बेसिकली हेडिंग बना रहा हूं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन, अब जो एनर्जी निकलेगी ये किलो जूल में होगी, क्योंकि मोल खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। और ये कैसे निकालते हैं? अब 436 को लो, 436 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻⁻23, मैंने एक जितने उसका टोटल मॉलिक्यूल था उसके ऊपर डिवाइड कर दिया। आपको बच्चा 436 डिवाइडेड बाय 6.02 करेगा, 6.02, जो भी आंसर आएगा मुझे बताएगा। और यहां पे भी 240 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 ले ली, तो ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का ही आएगा। 23 72.42 इंटू 10⁻⁻23, नीचे से ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा साइन। सही है, अब यहां पे आ जाओ, इसका क्या आंसर आएगा? 240 डिवाइडेड बाय 6.02, और इसका यूनिट आएगा किलो जूल। अब मोल नहीं आएगा, मोल को हमने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया है, 39.86 इंटू 10⁻⁻23। बस कैलकुलेशन सही करते जाइएगा। अब ये क्या हमारे पास 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ये क्या है? एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है। और ये है एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है। देखो 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाली अभी हमने। 1 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल की। अब मुझे चाहिए 1 एटम, ये मॉलिक्यूल में 2 एटम जुड़े होते हैं और क्लोरीन के भी 2 एटम जुड़ के 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब मुझे चाहिए एक एटम, ताकि मैं इन दोनों को मिलाऊं और हमारे पास क्या बन जाए? HCl बन जाए। अब ये 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है, तो 1 एटम की एनर्जी किस तरह निकालेंगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 एटम, यहां पर लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ
1 atom in kilojoule per mole, सॉरी इन किलो जाओ। एक एटम की एनर्जी निकालने के लिए आप इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है ये 2 एटम की है, तो एक एटम की निकालने के लिए आप इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2। और यहां पे भी 39.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 72.42 डिवाइडेड बाय 2। भाई इतना करो, ये रेज़ टू पावर ना लगाइएगा। 72.42 डिवाइड कितना? 36.2 इंटू 10⁻⁻23। और इसका क्या आंसर आएगा? कितना? 19.9 इंटू 10⁻⁻23। अब इसके बाद पता क्या बातें करनी है हमने? द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl विल बी, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, देखो एक हाइड्रोजन की भी निकाल ली और एक क्लोरीन की भी निकाल ली, इन दोनों का सम होगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl विल बी द सम ऑफ, इन दोनों को जमा करो, 36.2 इंटू 10⁻⁻23, पावर बेशक रहने दीजिएगा, प्लस 19.9 इंटू 10⁻⁻23 किलो जाउल इज इक्वल टू 56.1 इंटू 10⁻⁻23 किलो जाउल। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl इज अ सम ऑफ, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल की निकली है। अब एक मोल की निकालना क्या है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी हमेशा मोल में निकाली जाती है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल विल बी, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 × 10⁻23 से, एक मोल की निकल आएगी। सही है? तो आप 56.1 को मल्टीप्लाई करो 6.02 से, 56.1 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 337.7। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे ये बनेगा 338। ये कितना बनेगा हमारे पास? 338। वो आपकी अपनी मर्जी है, 337 लिखना है तो भी ठीक है, और 331 भी लिखना है तो भी ठीक है। सही है? तो अब ये वाली हमारे पास आ गई जी बॉन्ड एनर्जी, और आगे आंसर इसका यूनिट आएगा किलो जाउल पर मोल। अब ये वाली जो है ये है कैलकुलेटेड, मैं साथ लिख रहा हूं, कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी है। क्या है? कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी है। अब लास्ट में लिखा द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl is 431 किलो जाउल पर मोल। अच्छा आप गौर करो, जो मैंने कैलकुलेट की वो कम है, जो कैलकुलेट की, जो एक्चुअल है वो क्या है? ये फर्क क्यों पड़ा? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क होने की वजह से, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। हमने पोलर नॉन पोलर पढ़ा है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क होता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो 2 एटम के द्रव्य में मौजूद है वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फर्क होने की वजह से, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड हो जाता है पोलर। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है हमारे पास? पोलर। ये रीज़न है। अब यहाँ पे हमने यही चीज़ बेसिकली प्रूव की है कि हमने पूरी कैलकुलेशन करके अगर ये लोन पेयर
अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के दरमियान बिल्कुल दरमियान में होते हैं तो बॉन्ड एनर्जी इतनी ही होती जितनी हमने कैलकुलेट की है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है। इसकी रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस। द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी इज हायर देन कैलकुलेटेड। क्यों ज्यादा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क होने की वजह से ये वाली ज़्यादा है। तो ये था जी बच्चे हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। तो ये चंद एक बातें याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी, इसका जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जो है वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से डबल होगी, नहीं, ये गलत। मतलब इसका 100 है तो आप कहते हैं शायद इसका 200 होगा और इसकी 300 होगी, ऐसा नहीं है। इसका सिस्टम कुछ इस तरह का है कि इसकी शायद 150 हो और इसकी शायद 200 हो या 175, इस तरह बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से कम होगी, कम तो होगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसकी हाफ होगी और इसकी डबल होगी या इसकी ट्रिपल होगी, इस तरह की बात नहीं होती यहाँ पे। सही है? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा है लेकिन सिंगल बॉन्ड से 3 गुना ज़्यादा नहीं है। डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है लेकिन डबल नहीं है। ये एक छोटी सी बात आपने जहन में रखिएगा। तो ये था जी हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। मैं फिर बता दूं, अगर कोई बच्चा सारा कुछ नहीं कर सकता तो छोड़ दीजिएगा, कम अज कम इतना कर लो, बाकी ये वाली चीज़ समझ लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊँ। देखो, आपकी बुक ने ये इतना सारा लंबा चौड़ा काम डाल के ना यहाँ तक लेके गया है। आप इसका हाफ करो और इसका हाफ करो। देखो, ये Cl2 की है, हाइड्रोजन की है बॉन्ड एनर्जी, और ये Cl2 2 क्लोरीन की। इसका आधा करोगे हाइड्रोजन 1 की आ जाएगी, इसका आधा करोगे 1 क्लोरीन की। बेशक आधा करो, कैलकुलेट निकालो, इसका आधा करके मुझे बताओ। 436 का आधा करेंगे तो ये हमारे पास 3218 प्लस इसका आधा करोगे तो ये 120 बनेगा, और दोनों का ऐड करो 3 3 आप डायरेक्टली जब निकाल सकते हो, बात समझाने की है। आप जब डायरेक्टली काम करें, आप ऐसे तो घुमा फिरा के स्टूडेंट को आप यहाँ पे लेके जा रहे हो कि चेक करें, हमने पहले मोल से मॉलिक्यूल की निकाली है, मॉलिक्यूल से एटम की निकाली है, फिर एटम की ऐड की है, फिर एटम की एनर्जी ऐड करने के बाद जो एसएल की आई वो एक मॉलिक्यूल की आई है, फिर उसको मोल में कन्वर्ट किया और हमारे पास ये एनर्जी आ गई है। अब डायरेक्ट कहो कि उसका हाफ करो, इसका हाफ करो, दोनों को ऐड करो, हमारे पास एक्चुअल में इतनी आ रही है। इतना ज़्यादा घुमाने फिराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब घर जाकर बगैर पढ़े, लेक्चर वगैरह सुने बगैर अब जाकर पढ़ लीजिए, आपको समझ ही नहीं आएगी ये क्या कह रहा है बुक के अंदर। बातें सही लिखी हुई हैं, सही बातें बीच में सारी कुछ यही लिखा हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की निकाली है, एक एटम की निकाली है, उसको ऐड किया और ये वाली चीज़ें हमारे पास आई हैं। तो इसको देख लीजिएगा, ये वाली चीज़ थोड़ा समझ लीजिएगा, बाकी सारे के सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, आप सारा के सारा लिखोगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।